हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। तो इससे पहले मैं आप सभी को कहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जैसे कि अभी मैंने 18 जून 2024 का जो UGC नेट का पेपर हुआ था हिंदी साहित्य का, तो उसका सॉल्यूशन मैंने करवाया। और सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको प्रश्न पत्र की प्रकृति, प्रश्नों की प्रकृति के बारे में पता चलेगा। और प्रश्न पत्र को पूरा डिटेल से विश्लेषण करने के बाद ही मैं अब जो वीडियो डाल रही हूँ वो मैं उसी के बिहाफ पे डाल रही हूँ, ताकि अभी आपका ये तो है नहीं कि UGC नेट का एग्ज़ाम हो चुका, क्योंकि ये कैंसिल हो चुका है, तो आगे आपका पेपर जो है होना है। तो उसके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं वो डाल रही हूँ, जहाँ से आगे भी आपका प्रश्न जो है आने की संभावना है। अब देखना, यहाँ से इस बार आपका प्रश्न पूछा गया था और ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। आलोचना करते हैं ना, जैसे आपने देखी होगी किसी भी विषय के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में उसके गुण और दोषों का जो विश्लेषण करते हुए जो रचना लिखी जाती है उसे हम आलोचनात्मक रचना कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। तो सबसे पहले हम एक प्रश्न पर ध्यान देंगे जो इस बार पेपर में पूछा गया था, और वो मैंने अपने कम्युनिटी पर भी डाल रखा है, और वैसे मैंने पूरा पेपर जो है हल भी करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख ले। और UGC नेट का जो सिलेबस है उसका भी मैंने पूरा विश्लेषण करके वीडियो बना रखी हैं। और अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप निसंकोच हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मैं अभी एक प्रश्न बता रही थी कि इस बार प्रश्न UGC नेट में किस प्रकार का पूछा गया था। तो मुक्ति बोध की रचनाएं आपको दे रखी थी और उन्हें पहले से बाद के प्रकाशन के हिसाब से पहले से बाद के क्रम में आपको अरेंज करना था। तो वही था ये प्रश्न, जैसे कि कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इसके 4 रचनाएं दे रखी थी, एक यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर आप ये तीनों का आपको अच्छे से पता है तो आप इन्हें आसानी से क्रमबद्ध कर लेंगे। और क्रमबद्ध करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कैसे क्रमबद्ध करना है आपको। तो जो मुक्ति बोध है जैसे कि मुक्ति बोध है, मुक्ति बोध की आप हेडिंग डालेंगे मुक्ति बोध, और उसके बाद आप उसकी आलोचनात्मक रचनाएं लिखेंगे। इधर आप हेडिंग डालेंगे आलोचनात्मक रचनाएं, ठीक है, इधर आप लिखेंगे लेखक का नाम ठीक है। तो जब आप किसी भी लेखक की या विद्वान की आप रचनाएं लिखते हैं तो उन्हें ही क्रम से लिखते जाएं, क्योंकि सभी के सन याद करना नामुमकिन है, सन इतने याद नहीं होते हैं। तो जैसे कि आप मुक्तिबोध का आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहले कामायनी एक पुनर्विचार लिखेंगे जो 1961 में प्रकाशित हुई। और ये जो मैं आपके सामने कंटेंट लेकर आई हूँ, कंटेंट ये सारे ही असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं ऑलरेडी। और दूसरी आप लिखेंगे अपने नोट्स में नई कविता का आत्म संघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। मैंने भी यही ट्रिक अपनाई थी, मैंने हर कवि को क्रम से लिखा, हर कवि की रचनाएं भी मैंने क्रम से लिखा। जो भी कालक्रम मैंने पढ़ा उसके सभी के कवि मैंने क्रम से लिखे और क्रम से ही उनकी रचनाएं लिखी। तो इस हिसाब से मुझे कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने में दिक्कत नहीं हुई। तो ये दिखा देती हूँ कि ये प्रश्न पूछा गया था इस बार UGC नेट में। और शिवदान सिंह चौहान का आपको पता है कि आलोचनात्मक साहित्य में काफ़ी इज्जत से नाम लिया जाता है, काफ़ी फेमस भी हैं। तो इनकी रचनाएं भी पूछने का 100% चांस है। उसके बाद रामविलास शर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नई रामचंद्र शुक्ल जी हैं, द्विवेदी जी हैं। तो इनकी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, लेकिन आज मैं कुछ एक आलोचनात्मक रचनाएं लेकर आई हूँ। वो आलोचनात्मक रचनाएं हैं मार्क्सवाद से जुड़ी हुई या फिर प्रगतिवादी। देखो, राजनीति में जिसे मार्क्सवाद कहते हैं, हिंदी साहित्य में वही प्रगतिवाद है। तो मार्क्सवाद का आप समझ ले, मार्क्सवाद का ध्यान आते ही आपको 2 शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए, एक तो शोषक वर्ग और दूसरा होना चाहिए शोषित वर्ग। तो इन आलोचकों ने क्या किया कि जो शोषित वर्ग था उसको तो प्रोत्साहित किया, और जो शोषक वर्ग था, जो शोषित वर्ग का शोषण करता था, इसकी आलोचना की। तो ये दोनों वर्ग आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि आप प्रगति साहित्य में देखेंगे नागार्जुन की कविताएं हैं, 4-5 कवि हैं,
ठीक है, तो इस हिसाब से ये दोनों शब्द आपको दिमाग में रखने हैं। अब मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना है क्या, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ये आलोचना मैंने आपको बता दी है। अब कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न जो है सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं, वो प्रश्न भी हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो शुरू करते हैं पहले ही प्रश्न से। एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक, सबसे पहले हम हेडिंग है हमारा मार्क्सवादी आलोचना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्क्सवादी आलोचना में किसका नाम सबसे पहले लिया जाता है, तो वो लेखक है शिवदान सिंह चौहान। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या है, शिवदान सिंह चौहान द्वारा भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। देखो, एक बात और कहना चाहूंगी कि ये आलोचनात्मक रचनाएं आपको तब आसानी से याद हो जाएंगी अगर इससे पहले आप निबंध पढ़ लेंगे। तो जितने भी निबंध और निबंधकार हैं, हर युग के अनुसार निबंध को युग में बांटा गया था। ठीक है, तो भारतेंदु युगीन, जैसे शुक्ल युगीन तो शुक्लोत्तर युगीन। ठीक है, उस इस तरीके से मैंने निबंध जो है अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। एक बार आप वो निबंध याद कर लें तो उसके बाद, क्योंकि जो आलोचनात्मक रचनाएं हैं वो अधिकतर निबंध के तरीके से ही लिखी गई हैं। तो अगर आप निबंध याद कर लेंगे तो आधे से ज़्यादा आलोचनाएं आपको वहीं पर याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। देखो, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया गया। अब आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछे कि प्रथम मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचनात्मक कवि कौन है, तो शिवदान सिंह चौहान है। और शिवदान सिंह चौहान का एक निबंध है जो 1937 में प्रकाशित हुआ, किस नाम से, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। तो इस निबंध को पहला मार्क्सवादी निबंध स्वीकार किया जाता है। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये 1937 में प्रकाशित हुआ। 2-3 बार मैं बोलूंगी, 2-3 बार आप लिखेंगे, एक बार आप लिखेंगे, एक बार आप रिवाइज करेंगे तो ये चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। अगला पॉइंट है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक और निम्नलिखित हैं। देखो, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में तो सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामविलास शर्मा किस प्रकार के आलोचक हैं। तो आपको बताना है कि रामविलास शर्मा प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। टीजीटी पीजीटी में तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या फिर कोई एक रचना का नाम दे देंगे और उसका रचनाकार का नाम पूछ लेंगे। अब हम सबसे पहले प्रकाश चंद्र गुप्त का पढ़ लेते हैं। इनका भी निबंध में काफ़ी नाम है, तो और मैं एक बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको याद करवाऊंगी यहाँ पर। तो धीरे धीरे देखते हैं। हम बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ता है टॉपिक, और ये सीधे तौर पर याद करने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो नया हिंदी साहित्य, नया हिंदी साहित्य वही प्रकाश चंद है। प्रकाश कब होगा, जब नया हिंदी साहित्य होगा हमारे पास, यानी कि नए हिंदी साहित्य के अंदर क्या है, प्रकाश ही प्रकाश है। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, तो जब प्रकाश है तो आधुनिक हिंदी साहित्य को हम एक दृष्टि से देखेंगे। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा, साहित्य धारा जो है ये इम्पोर्टेंट है, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ। अब इनकी रचनाओं में ज़्यादा गैप नहीं है। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि ये भी 1955 में प्रकाशित हुआ, और साहित्य धारा ये भी 1955 में प्रकाशित हुआ। जब आप नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे नया हिंदी साहित्य, उसके बाद नंबर 2 लिखेंगे, उसके बाद नंबर 4, और उसके बाद नंबर 3, और 2 के साथ ही आप नंबर 4 लिख लेंगे, उसके बाद फिर नंबर 3 लिखेंगे। तो इस प्रकार से याद रखना। फिर से एक बार पढ़ेंगे, नया हिंदी साहित्य के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है। आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि से देखेंगे उस प्रकाश को, और फिर हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा। आई होप आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, अगला आता है शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर की है दो आब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शमशेर बहादुर द्वारा रचित दो आब नामक जो रचना है वो किस विधा में लिखी गई। तो ये एक निबंध है, या आप इसे आलोचनात्मक रचना भी कह सकते हैं। कुछ गद्य रचनाएं, कुछ गद्य
गद्य रचनाएं, कुछ गद्य रचनाएं, ये 2 बार प्रकाशित हुई हैं, एक बार 1989 में और एक 1988 में। तो 2 अब आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिनका की आलोचना में बहुत अहम रोल है, और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं बता रही हूँ, जैसे नामवर है और शिवदान सिंह चौहान है, रामविलास शर्मा है, मुक्ति बोध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है और द्विवेदी जी जो हैं, जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन्हीं की आलोचनात्मक रचनाएं भी याद कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपको 1-2 प्रश्न सही होने के पूरे चांस हैं। तो रामविलास शर्मा जी ने सबसे पहली आलोचनात्मक रचना लिखी प्रेमचंद पर, उसके बाद प्रेमचंद, फिर भारतेंदु युग। तो आप पहले तो मोटे मोटे तौर पर ये ध्यान रखो कि, और ये प्रश्न भी पूछा गया था, रामविलास शर्मा वाला भी प्रश्न इस बार पेपर में पूछा गया था, वही क्रम से लगाना था। एक तो भाषा और समाज आपके उसमें दिया गया था, एक प्रगति आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना ये दिया गया था, उसके बाद ये था भारतेंदु योग और हिंदी साहित्य की विकास, और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, और निराला की साहित्य साधना का भाग 2 दिया गया था। तो ये 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे और क्रम से लगाने थे। अब देखना, इस जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रही हूँ, यहीं से एक ही पृष्ठ में से आपके 2 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। ठीक, रामविलास के नीचे मुक्ति बोध है। तो कंटेंट आपको बहुत ही अच्छा दिया जा रहा है, यहाँ से आप चिंता ना करें। और पेपर पढ़ने के बाद मुझे भी लगा कि जिस मैं पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल सही पढ़ा रही हूँ। तो शमशेर बहादुर की मैंने बता दी हैं। अब हम रामविलास शर्मा की जो रचनाएं हैं इनको देखेंगे। अब पहले तो आप ये देखें कि रामविलास शर्मा ने जो आलोचना की वो किस किस की पहले तो आप नाम याद कर ले, एक प्रेमचंद, एक भारतेंदु, एक निराला, 3, फिर प्रेमचंद और उनका युग, तो प्रेमचंद ही आ गया। पहले तो नाम याद कर लें कि प्रेमचंद पर आलोचना की, भारतेंदु जी पर, निराला जी पर और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये 4 नाम हैं जिनके ऊपर इन्होंने आलोचनात्मक साहित्य लिखा। फिर से रिवाइज करवाती हूँ, प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं तो निराला की जो प्रेमचंद का देखते हैं, एक तो 1941 में प्रेमचंद नाम से लिखा, दूसरा इन्होंने भारतेंदु युग 1943 में रचना लिखी, उसके बाद पहले नंबर पर प्रेमचंद, फिर भारतेंदु, फिर निराला। ठीक है, प्रगति और परंपरा मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है ये, प्रगति और परंपरा 1949 में प्रकाशित हुई। साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। देखो, अब हम पढ़ रहे हैं प्रगतिवादी आलोचना या फिर कहें मार्क्सवादी आलोचना, तो प्रगतिशील शब्द तो यहाँ आएगा ही आएगा। ठीक है, तो प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आपको ध्यान रह जाएगा कि प्रगतिशील साहित्य में हमने किसका नाम पढ़ा, रामविलास शर्मा के नाम पढ़ा। तो रामविलास शर्मा की कौन सी आलोचनात्मक रचना है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं क्या हैं, इनके ऊपर इन्होंने आलोचनात्मक रचना लिखी। सबसे पहले प्रेमचंद, फिर भारतेंदु युग, फिर निराला, फिर प्रगति और परंपरा। अब याद कैसे करेंगे कि प्रेमचंद, भारतेंदु युग और निराला युग ने तीनों ने मिलकर क्या की, एक प्रगति की और प्रगति की परंपरा का सूत्रपात किया तो साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा मिला। उसके बाद प्रेमचंद और उनका युग का काफी विस्तार हुआ, ऐसे याद रखना। ठीक है, प्रेमचंद और उनके युग का काफी विस्तार हुआ तो प्रगतिशील साहित्य के अंतर्गत कोई समस्याएं आ गई। उन समस्याओं को दूर करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना लिखी। और हिंदी आलोचना किस पर लिखी, भाषा और समाज पर लिखी, कि हमारी भाषा भी विकृत होती जा रही है और हमारा समाज में अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं। ये मैं मात्र आपको ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। और साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, इस तरीके की रचनाएं अगर आप ना भी करें तो चल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट रचना है निराला की साहित्य साधना। अब निराला की साहित्य साधना के 3 भाग प्रकाशित हुए, पहले भाग 1969, फिर 1972 और फिर 1976। तो इस बार आपके पेपर में पूछा था कि निराला की साहित्य साधना भाग 2 कब प्रकाशित हुआ, तो इनका क्रम याद रखना, 69, 72 और 76। ठीक है, 69, 72 और 76। पहले में 3 साल का अंतर है, दूसरे में 4 साल का अंतर है। 69, 72, 76 ये मुझे भी याद हो गए थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा। ये आपको आधुनिक काल जब हम पढ़ते हैं तो पहला ही एक हेडिंग आता है, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था, तो इनके ऊपर इन्होंने लिखा।
उसके बाद आता है भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आता है। तो आपको दोनों ही रचनाएं याद रखनी है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। जब हम आधुनिक काल पढ़ते हैं तो पहला काल भारतेंदु युग पढ़ते हैं, दूसरा द्विवेदी युग पढ़ते हैं। तो दोनों युग पर रामविलास शर्मा ने आलोचना लिखी। ठीक है, उसके बाद आता है नई कविता और अस्तित्ववाद। उसके बाद हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। भाई एक नाम और रह गया था, तुलसीदास पर भी इन्होंने रचनाएं लिखी। तुलसीदास ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया पहला प्रेमचंद, फिर उसके बाद मैंने आपको भारतेंदु बताया, फिर भारतेंदु के बाद मैंने आपको निराला बताया, और निराला के बाद रामचंद्र शुक्ल बताया, रामचंद्र शुक्ल के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसके बाद तुलसीदास। अगर ये नाम आप ढंग से याद कर लेते हैं तो आलोचनात्मक रचनाएं आपको आसानी से याद हो जाएंगी। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास, तुलसीदास जी के साथ भारतीय सौंदर्य बोध जुड़ा हुआ है। ये 2001 में प्रकाशित हुई। तो आई होप अब आपको ये रचनाएं याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप देखो, कंटेंट तो हर जगह पर पड़ा हुआ है, बात है उसे पढ़ाने की, समझाने की और आपके दिमाग में ठूसने की। ठीक है, टीचर असली वही होता है जो स्टूडेंट के दिमाग तक उस बात को पहुंचा दे। तो अब हम निराला जी की आलोचनाएं पढ़ चुके हैं। यहाँ से एक प्रश्न पूछा इस बार, और यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा। ठीक है, मुक्ति बोध कामा, ये हो गया, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो इतना ध्यान रखना कि भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास पर तो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, और नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये मुक्ति बोध ने लिखा है। और कामायनी एक पुनर्विचार, पहले कामायनी पर लिखा, फिर नई कविता का आत्मसंघर्ष बताया, और फिर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र बताया। ये 3 रचनाएं हैं मुक्ति बोध जी की। उसके बाद आता है शिवदान सिंह चौहान, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो शिवदान सिंह चौहान किसकी आलोचना करते हैं? प्रगतिवादी आलोचनाएं इन्होंने लिखी। तो सबसे पहला नाम है प्रगतिवाद। फिर है साहित्य की परख। देखो, शिवदान सिंह चौहान प्रगति चाहते थे, इसलिए उन्होंने साहित्य को परखा। और कब तक परखा? हिंदी साहित्य के 80 वर्ष तक परखा। ऐसे याद रखना, परख की मतलब जांचा, परखा, पढ़ा। ठीक है, प्रगतिवाद, और ऐसे भी याद कर सकते हो, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साहित्य की परख की और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष तक साहित्य की परख की। फिर परख करने के बाद साहित्य अनुशीलन, इन्होंने साहित्य का अनुशीलन किया। ठीक है, और फिर आलोचना के मान। उसके बाद है साहित्य की समस्याएं, साहित्य की समस्याएं और परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। तो ये रचना आप रहने दें, लेकिन ये जो है आलोचना के मान और साहित्य की समस्याएं, जब उन्होंने साहित्य की अनुशीलनता की तो आलोचना के मानदंड उनके सामने निकले और कुछ साहित्य की समस्याएं भी सामने आई। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मेरा एक यही तरीका है। उसके बाद अगला कवि आता है आपके पास नामवर सिंह, और नामवर की जो रचनाएं हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बनने की पूरी संभावना है। तो नामवर सिंह की क्या है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। अब इसी तरीके से आप इसे पहले कर लें कि नामवर, नाम आपको पता है कि आदिकाल को किसी ने तो अपभ्रंश का नाम दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो भाई नाम, नामवर, नाम रखा अपभ्रंश का। ठीक है, ऐसे हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। ठीक है, दूसरा, पहले अपभ्रंश के बारे में बात की, फिर छायावाद के बारे में बात की, और फिर इतिहास और आलोचना उन्होंने लिखी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कहानी, नई कहानी, कविता के नई प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद, संवाद और आलोचक के मुख से। रचनाएं कैसे याद करेंगे? सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में लिखा? नामवर सिंह ने हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। अपभ्रंश के बाद इन्होंने प्रकाश डाला छायावाद 1955 में। फिर उसने क्या लिखा? इतिहास और आलोचना। उसके बाद फिर इन्होंने क्या लिखा? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां बताई ना कि आधुनिक साहित्य में क्या क्या प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां बताई। फिर इन्होंने कहानी एवं नई कहानी, तो ऐसे याद रखना, एक तो इन्होंने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति बताई, एक कहानी के बारे में लिखा, एक अपभ्रंश के बारे में, एक छायावाद के बारे में, और कविता के बारे में भी इन्होंने कुछ कहा। फिर इन सब में कहकर इन्होंने क्या की? दूसरी परंपरा की खोज। इंपॉर्टेंट रचना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना नामवर सिंह की, दूसरी परंपरा की खोज। जो दुनिया में नाम करते हैं, नाम वही व्यक्ति करते हैं जो दूसरी परंपरा की खोज कर लेते हैं, क्योंकि वो वाद विवाद में कोई संवाद नहीं करते आलोचक के मुख से।
ठीक है, ये तो आज के वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं आपको शुक्ल युगीन जो आलोचनाएं हैं, वो जो द्विवेदी युगीन आलोचनाएं हैं वो आपको करवाऊं, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज यहाँ से 2 प्रश्न इस आपके पेपर में पूछे गए थे, तो ये दोनों ही मैंने आपको करवा दिए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक एंड शेयर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।